Hello everyone, I am Akhilesh and today we are going to start the very first chapter of geography, that is resources and development. First of all, what is resource? Resource is something which is utilized by the human beings through which they can fulfill their basic needs. And now, what are the things that make anything should be a resource? Or what makes anything that should not be a resource? Like, we have the three main points. The first thing is that it should be technologically accessible. That means we should have that much technology through which we can make that particular resource, that particular thing, according to our use. Secondly, it should be economically feasible. That means it should not extend up to that limit कि हम उसे afford ही नहीं कर पाए. पहला था जिसमें हम टेक्नोलॉजी की मदद से उसको अपने यूज के काबिल बना रहे हैं, और दूसरा उसमें हम उतना ही यूटिलाइज कर रहे हैं जितनी की हमारे पास गुंजाइश है, यानी कि जितना हम उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड द थर्ड थिंग इज दैट इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि वो हमारे किसी भी तरीके से हमारे कल्चर को, जो हमारे जिस वे में हम लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं, उसको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना करें. अगर कुछ एग्जाम्पल से समझें तो हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं किसी भी ऐसे रिसोर्स का जिसका हम यूटिलाइज आज कर रहे हैं. जैसे आप क्रूड ऑयल को लेते हैं, तो क्रूड ऑयल को हम यूज आज कर रहे हैं और उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है. दैट मीन्स कि क्रूड ऑयल ऑलरेडी अवेलेबल था, बट हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको बाहर निकाला. अब हम डायरेक्ट क्रूड ऑयल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर से हमने टेक्नोलॉजी की मदद से उसको इस काबिल बनाया कि हम एक्सट्रैक्ट करके अपना काम निकाल सकें. दूसरी चीज, उसको जिस टेक्नोलॉजी का हमने उसमें इस्तेमाल किया, जिसके थ्रू हमने उसको डेवलप किया, वो इकोनॉमिकली इतनी फिजिबल है कि कॉमन लोग उसको आराम से यूज कर सकें. और तीसरी चीज, वो हमारे लिए कल्चरली एक्सेप्टेबल है. कल्चरली एक्सेप्टेबल दैट मीन्स कि हमें उसकी नीड भी है और हम उसका इस्तेमाल बहुत एफिशिएंटली कर पाते हैं. अब चलते हैं दूसरी तरफ, जहां पर हम देखेंगे कि हम किसी रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं. जैसे सबसे पहले कि फिजिकल एनवायरनमेंट, वो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको हम इजीली एक्सेस कर पाएँ. वो हमारे लिए अवेलेबल होना चाहिए एनवायरनमेंट में. एंड सेकेंडली इज द टेक्नोलॉजी. If something is available, then we can make it according to our use. जैसे क्रूड ऑयल का हमने एग्जाम्पल लिया, क्रूड ऑयल हमारे नेचर में अवेलेबल है और उसके बाद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने उसमें से और रिफाइंड फॉर्म में पेट्रोलियम निकाल लिया. लेकिन उसके बीच में बहुत सारे ऐसे बाय प्रोडक्ट्स हैं जिनका भी हम यूज करते हैं. तो इस तरीके से वो हमारे लिए टेक्नोलॉजिकली ऐसा एक्सेसिबल होना चाहिए कि हम उसमें जितनी भी लागत लगा रहे हैं वो सब कुछ बाहर निकल आए. एंड द थर्ड थिंग इज द इंस्टीट्यूशन. दीज आर द इंस्टीट्यूशन और यू कैन से द सेंटर्स जहां पर हम उसको बनाते हैं, जहां पर हम उसे डेवलप करते हैं, साथ ही साथ उन स्किल्स को भी डेवलप करवाते हैं जिनके थ्रू वहां पे जो वर्कर्स हैं वो उस एक्सट्रैक्शन को कर सकें और हम उसको अपने अकॉर्डिंग डेवलप कर सकें. तो अब तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से कोई रिसोर्स हमारे लिए यूजफुल बन जाता है और किसी चीज को रिसोर्स कहने के लिए कौन कौन से पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं. आगे चलते हैं और हम समझते हैं किस तरीके से हम इनको और बेहतर तरीके से जान सकते हैं, और उसके लिए जरूरी है इसके टाइप्स को पढ़ना. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, और ये अलग अलग बेसिस पर किया गया है. जैसे कि पहला क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. द फर्स्ट थिंग फ्रॉम वेयर वी कैन से द रिसोर्स हैज बीन ओरिजिनेटेड कैन बी बायोटिक एंड द सेकेंड कैन बी एबायोटिक. अब हम देखेंगे इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोटिक और एबायोटिक की सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों ही नेचुरली प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर. और अब डिफरेंस ये है कि जितने भी बायोटिक रिसोर्सेज हैं वो लिविंग थिंग्स हैं. फॉर एग्जाम्पल द बर्ड्स, लाइक एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ट्रीज, दीज ऑल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ बायोटिक रिसोर्स. वहीं दूसरी तरफ एबायोटिक रिसोर्स में वो सेक्शन आते हैं, वो सेक्शन ऑफ रिसोर्स आते हैं जो कि नॉन लिविंग है,
like water, rocks, mountains, air, etc. Now, the second thing, that is on the basis of exhaustibility. किसकी खपत कितनी जल्दी होती है? यहां पर भी इस क्लासिफिकेशन में दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है. पहला द रिन्यूएबल एंड द सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल वो है जिसको हम बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर हम लोग यूटिलाइज करते हैं, उसके बाद वो नदियों में, नालों में बह जाता है और जाकर के समुद्र से वापस मिल जाता है और इवेपोरेट होकर के फिर से वो पानी के रूप में बरसता है आकर के. तो ये बन जाता है रिन्यूएबल रिसोर्स. वहीं दूसरी तरफ आपका आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स लाइक कोल और पेट्रोलियम, जो कि एक बार अगर खत्म हो गया तो दोबारा हमें नहीं मिलेगा. Okay. So after the exhaustibility, the third category that comes forward is of the ownership. यानी कि particular resource किस person को belong करता है या particular resource का owner कौन है. इसमें 4 main categories हैं. पहली that is individual, यानी कि जैसे मेरे पास मेरी कार है, आपके पास आपका घर है. इस तरीके से जब कोई रिसोर्स किसी पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग करता है तो ऐसा रिसोर्स कहलाता है इंडिविजुअल रिसोर्स. द सेकेंड कैटेगरी दैट कम्स फॉरवर्ड इज द पब्लिक रिसोर्स. पब्लिक रिसोर्स या हम कम्युनिटी रिसोर्स भी बोलते हैं. ये रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जिसको कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ही इस्तेमाल करती है. फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल का प्लेग्राउंड है तो वो उस स्कूल के बच्चे ही यूटिलाइज करेंगे. सेम एज इट इज, अगर कम्युनिटी का कोई प्लेग्राउंड है या कोई कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो उसको वहां की कम्युनिटी के लोग ही यूटिलाइज करेंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी रिसोर्स. द थर्ड कैटेगरी दैट कम्स फॉरवर्ड इज द नेशनल रिसोर्स. समथिंग दैट बिलोंग्स टू आवर नेशन इज कॉल्ड एज नेशनल रिसोर्स. फॉर एग्जाम्पल हमारी रिवर्स, because rivers are not bounded with the boundaries of the states, so they used to flow and the people who are living on the bank of those rivers, they utilize that water. So हमारे यहाँ जो भी रिसोर्स इस तरीके से अवेलेबल है जो बियॉन्ड बाउंड्रीज पूरे देश में जाते हैं, उन्हें नेशनल रिसोर्स कहा जाता है. And the last category that comes in the same section is international resource. Something that is beyond our boundaries that are called as international resource. इसको समझने के लिए हम समझेंगे nautical miles, यानी कि जहां पर हम वाटर के ऊपर की डिस्टेंस को नापते हैं. And for that you should understand that 1 nautical miles is equals to 1.9 kilometers. So in the national resource we have to include up to the 12 nautical miles. That is the distance over the ocean. यानी कि 12 nautical miles तक ओशन के ऊपर की जो बाउंड्रीज हैं वो हमारे देश की सीमा है, वो हमारे देश की बाउंड्री, और वहां तक का जितना भी रिसोर्स है वो नेशनल रिसोर्स में आता है. लेकिन फोर्थ कैटेगरी है इंटरनेशनल रिसोर्स की. That means beyond 12 nautical miles to the 200 nautical miles come into the category of open ocean. That means no individual country can utilize it or extract anything from this area. So the fourth classification is on the basis of status of development. यानी कि कोई रिसोर्स किस तरीके से डेवलप होता है उसके बेसिस पे हमारे चौथा क्लासिफिकेशन सामने आता है. इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा कि किस तरीके से हम स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं. लाइक द फर्स्ट वन कम्स इज द पोटेंशियल रिसोर्स. पोटेंशियल रिसोर्स क्या है? पोटेंशियल वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल उसके अंदर ये स्टेमिना है कि वो हमारी बेसिक नीड को फुलफिल कर सकता है. दैट मीन्स हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास वो रिसोर्स भी अवेलेबल है और हमारे पास विलिंग पावर भी है कि हम उसको यूटिलाइज करें. एंड सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज. So the example of potential resource is like solar energy. We have lots of solar energy, we have lots of technology so that we can utilize that solar energy and make it useful for us. But इतने बड़े लेवल पर सोलर एनर्जी हमारे पास अवेलेबल होने के बावजूद हम उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते. That means
पोटेंशियल है, लेकिन अभी हमारे पास इतने बड़े पैमाने पे उसको यूटिलाइज करने के रिसोर्सेज या कह सकते हैं सोर्सेज नहीं है। सो अंडर द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट जो सेकेंड आती है वो है हमारा डेवलप्ड रिसोर्स। एज यू कैन सी कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये रिसोर्स ऑलरेडी डेवलप्ड है। जैसे हम कोल की बात करते हैं, वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, हमें केवल उसको निकालना है, एक्सट्रैक्ट करके उसको यूज करना है। सेम एज इट इज व्हेन यू गो टुवर्ड्स द क्रूड ऑयल, हमें पता है क्रूड ऑयल अवेलेबल है, हमें उसको एक्सट्रैक्ट करना है और उसको डायरेक्टली यूज करना है। नेचुरल गैस, इट इज ऑलरेडी अवेलेबल, वी जस्ट हैव टू एक्सट्रैक्ट इट एंड यूज इट। सो दैट इज द डेवलप्ड रिसोर्स। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑफ स्टॉक। स्टॉक का मतलब है कि कोई चीज हमारे पास अवेलेबल है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके थ्रू हम उसको यूटिलाइज कर सकें, या जिस अमाउंट में वो हमारे पास अवेलेबल है हम उसको यूटिलाइज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, हम वाटर का H2O, वी ऑल नो दैट इट हैज 2 molecules of hydrogen and 1 molecules of oxygen and we can just bifurcate them और हम उसको यूज कर लें, लेकिन ना तो हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी है और ना ही हम उसको यूज कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिसोर्स is called as stock resource. So the fourth category is the reserve. As you can understand by the name, the reserve, something that we have reserved, we are not willing to use it right now, but in future in any situation, जैसे कि सूखा पड़ जाता है या कहीं पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है जिसकी वजह से पीने के पानी की कमी हो जाती है, खाने की कमी हो जाती है, तो इस कंडीशन में हम लोग वहाँ पे फूड भी अवेलेबल कराते हैं, लेकिन वाटर, जो ड्रिंकिंग, सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी उनको अवेलेबल कराना ज़रूरी होता है। और उन सिचुएशंस में हम इन डैम्स में जो रिजर्वॉयर है, जो वाटर रिजर्व करके रखा गया है, उसको लेकर के हम उन तक पहुंचा सकते हैं। सो रिजर्व में हम उस रिसोर्स को रखते हैं जो हमारे पास कंप्लीटली अवेलेबल है, बट वी आर नॉट विलिंग टू यूज इट राइट नाउ, वी आर सेविंग इट फॉर द फ्यूचर। So that's all for today. In our next lecture, we will read about the land resources and how we are going to conserve the land. For more informative video, join us on EduSwitch.